नमस्कार। क्लास 10th सोशल साइंस इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं हर बुक से, यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। एक एक क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले देखते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी की क्या विशेषताएं। तो देखो, सबसे पहले तो आप बताओगे, इसको पॉइंट में आंसर लिखेंगे। नंबर 1, काली मिट्टी को रेगड सॉइल भी कहते हैं, रेगड मिट्टी भी कहते हैं। नंबर 2, इसका निर्माण बेसाल्ट लावा से होता है, यानी जो वोल्केनिक इरप्शन होता है उससे जब मैग्मा फैल जाता है, मैग्मा जब होता है ज़मीन के अंदर, जब ज़मीन से बाहर आएगा तो ये लावा के रूप में फैल जाएगा बेसाल्ट, और इससे इस मिट्टी का निर्माण होता है, इसलिए इसको आप बेसाल्ट लावा से बनी मिट्टी कहेंगे। तीसरा बताओगे कि यह मिट्टी गिल्ली होने पर चिपचिपी और सूखी होने पर दरारों वाली हो जाती है, तो इसलिए इसकी जो जुताई है वो बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से करनी पड़ती है, यानी ये बहुत ज़्यादा गीली ना हो, बहुत ज़्यादा सूखी ना हो, तो उस टाइम इसकी जुताई करेंगे। नंबर 4 पॉइंट बताओगे कि इसका रंग काला होता है, इसलिए इसको ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, यह मिट्टी उपजाऊ होती है और इसके कण जो हैं बारीक होते हैं, इसलिए ये जल्दी से चिपचिपी हो जाती है बारीक कणों के कारण। और इसमें पोटास, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, चूना ये प्रचुर होते हैं, जबकि इसमें फास्फोरस की कमी होती है। इसमें कौन सी फसलें होंगी? सबसे ज़्यादा होती कपास, इसलिए इसको कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं, ब्लैक सॉइल ऑफ कॉटन या कॉटन सॉइल भी इसको कहते हैं। इसमें गन्ना हो जाता है और गेहूँ हो जाता है, तो ये इसमें प्रमुख फसलें होती हैं। यह मिट्टी मिलती कहाँ है? भारत में महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनमें मेन रूप से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह क्या है? तो आप बताओगे चंपारण जो है बिहार, मान लो ये एक हमारा राज्य है बिहार, एक सिंबॉलिक बना रहा हूँ मैं, तो इसके बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट कोने में है, नेपाल के बिल्कुल सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट चंपारण। वहाँ पर गांधी जी ने 1916 में दौरा किया था, यानी वहाँ पर वो गए थे। और चंपारण जो है बिहार के उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में एक डिस्ट्रिक्ट है, नेपाल की सीमा से सटा हुआ। यहाँ पर अगले साल यानी 1917 में किसानों ने आंदोलन किया। किस लिए? कि वे नील की खेती नहीं करना चाहते थे, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती कराना चाहती थी। तो इस आंदोलन का नेतृत्व किया था गांधी जी ने, जिसको कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। अब बात करते हैं कि ये सत्याग्रह हुआ क्यों। तो किसान जो है एक्चुअल में नील की खेती नहीं करना चाहते थे, और जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़बरदस्ती किसानों से नील की खेती कराती थी, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉटन मिल यानी सूती कपड़ा मिल में कपड़ों को रंगने के लिए नील मिल जाए। लेकिन किसान खेती इसलिए नहीं करना चाहते थे नील की, क्योंकि इसकी खेती करने से 2-3 साल में ही ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती थी, यानी वो कृषि के लायक नहीं रहती थी। इसलिए ये सत्याग्रह हुआ था और गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था इन किसानों का। ठीक है, ये आप मैप पर भी देख सकते हैं, ये स्टेट है बिहार, ये आप उसका बड़ा मैप देख पा रहे हैं। और इस बिहार में यहाँ पर है चंपारण, यानी ये चंपारण का आप ये बड़ा वाला मैप देख लें, तो यहाँ पर सत्याग्रह हुआ था। और गांधी जी ने सत्याग्रह का अर्थ दिया था कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो दमनकारी ताकतें, यानी यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कहा था, उनके लिए आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, आप केवल सत्याग्रह से ही अपने मकसद में सक्सेस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघवाद, फेडरलिज्म क्या है, या फेडरल गवर्नमेंट की विशेषताएं क्या होती, संघीय सरकार की विशेषताएं क्या हैं। तो ऐसी सरकार जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार
और सरकारों के अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा हो, ऐसी सरकारों को फेडरल गवर्नमेंट या संघीय सरकार कहते हैं। ऐसी सरकार कहाँ मिलती हैं? भारत में बेल्जियम, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, यानी विश्व के 193 में से 25 देशों में 25 कंट्रीज़ के अंदर फेडरल गवर्नमेंट या लोकतांत्रिक सरकार, आप इसको एक प्रकार से कह सकते हैं, यानी संघीय सरकार मिलती है। अब ये सरकार जो होती हैं, इनमें जो विधायिका होती है वो दो प्रकार की होती है, उसके दो सत्र होते हैं। एक केंद्रीय विधानमंडल होता है, दूसरा राज्य विधानमंडल, यानी एक केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट होती है। अब बात करते हैं कि इन सरकारों की विशेषताएं क्या हैं। तो इनकी विशेषता नंबर 1 तो यही बताएंगे आप कि इनके केंद्र में केंद्र सरकार और राज्य में राज्य सरकार यानी प्रांतीय सरकारें यानी स्टेट गवर्नमेंट होती हैं। दूसरा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको राज्य सरकारों की तुलना में थोड़ी सी शक्ति ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वो पूरे देश के लिए कार्य करती है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रत्येक सत्र के कार्यों को और शक्तियों को यानी उनके फंक्शन को और पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो लिखा हुआ होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन फिर भी तुलनात्मक रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे देश के लिए कानून बनाने का अधिकार रहता है। तीसरा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में शक्तियां तो बराबर होती हैं, लेकिन राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है, जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो लोकल प्रॉब्लम्स यानी जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर उनका फोकस रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आप बताएंगे कि इसमें संविधान को नहीं बदला जा सकता, यानी कोई भी एक व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल सकता। इसमें दोनों सत्र यानी लोकसभा और राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स, उन दोनों की इच्छा हो तो एक पूरी प्रोसेस के तहत ही अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया जा सकता है। उसमें भी ये है कि जो टोटल संख्या है, जैसे लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 250 सदस्यों में से 2/3 दोनों में अलग अलग 2/3 मेजॉरिटी से ही हम किसी उसमें लिखित कानून में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को आदेश देने का अधिकार नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सजेशंस दे सकती है या कुछ सिफारिशें कर सकती है कि वो ऐसा कर लें। तो किसी भी कानून या सुझाव को मानना काफ़ी हद तक स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर करता है कि वो उन कानूनों को मानेगी या वो नहीं मानेगी। इसी प्रकार से इसमें राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा और लोगों का प्रतिनिधित्व करती है लोकसभा। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, राज्य सरकार इसमें किसी भी विषय पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट होती है और वो केंद्र के प्रति जवाबदेह नहीं होती। इस प्रकार की जो संघीय सरकारें होती है वे दो प्रकार की होती हैं। एक होती है एक साथ आना यानी कमिंग टूगेदर, और दूसरी होती है एक साथ एकत्रित करना यानी होल्डिंग टूगेदर। इस प्रकार की सरकारें किन देशों में हैं? तो आप बताएंगे भारत, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बेल्जियम, इन सब में फेडरल गवर्नमेंट यानी संघीय सरकारें मिलती हैं। संघीय सरकारों में न्यायपालिका को संविधान का रक्षक कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर माना जाता है, और न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट होती है। इसमें देश की राष्ट्रीय एकता बढ़ती है जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, और इनमें संविधान जो है लिखित और कठोर होता है। हालांकि इसके कुछ अवगुण भी हैं। अवगुण क्या हैं, यानी फेडरल गवर्नमेंट में कमियां क्या हैं? नंबर 1, हालांकि दोनों बराबर हैं लेकिन फिर भी केंद्र सरकार अधिक प्रभावशाली रहती है। संसद के पास अधिक पावर्स होती हैं स्टेट की तुलना में, और धन का वितरण
भेदभाव पर आधारित नहीं होना चाहिए, ठीक है। और संविधान में संशोधन का अधिकार केवल केंद्र के पास है। तो ये इसकी 4 आप कमियां कह सकते हैं। तो ये थी फेडरल गवर्नमेंट की विशेषताएं और कमियां। अब इसी में देख लेते हैं कि जो कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर है वो किस प्रकार का संघवाद होता है। तो देखिए, एक साथ आना यानी कमिंग टुगेदर यानी खुद मिलकर, कुछ राज्य मिलकर एक संघ बना लें। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ पर 50 स्टेट हैं, उन्होंने मिलकर एक देश बना लिया। तो ये एक प्रकार का कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में भी इसी प्रकार की सरकारें हैं। दूसरा होता है एक साथ एकत्रित करना यानी होल्डिंग टुगेदर। जैसे भारत आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत हमारी जो रियासतें थी उनको एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें भारत का आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, या भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, या भारत का शिल्पकार भी उनको कहते हैं। इसी प्रकार से बेल्जियम और स्पेन ये भी होल्डिंग टुगेदर के उदाहरण हैं। तो ये हो गया संघवाद के टाइप्स। अब आज के लिए आखिरी सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है कि जो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र उसमें क्या अंतर होता है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो जब अंतर का क्वेश्चन आए तो आप कोशिश करें लेफ्ट एंड राइट में लिखने का प्रयास करें, एक तरफ संगठित एक तरफ असंगठित। तो देखिए, संगठित क्षेत्र यानी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो कार्य होते हैं जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, इसमें रोजगार नियमित होता है। इसमें काम की अवधि फिक्स होती है, यानी समय पे, मान लो जैसे बैंक है 10 से 5 बजे का ऑफिस उसका रहेगा। इसमें निश्चित कानून और नियम होते हैं, यानी कब छुट्टी होनी है, कब क्या होना, वो सब कुछ फिक्स होता है। इसमें वेतन भी निश्चित होता है और उसकी प्राप्ति भी निश्चित होती है, यानी एक फिक्स डेट पर सैलरी मिलेगी। इसमें श्रमिकों का शोषण नहीं होता है और इसमें छुट्टी का प्रावधान भी होता है, कैजुअल लीव, मेडिकल लीव या CCL लीव या चाइल्ड केयर लीव इस टाइप्स की मिल जाती हैं। अब बात करते हैं असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें कोई भी रोजगार निश्चित नहीं होता। जैसे मान लो ऑटो चालक हैं या ई-रिक्शा चालक हैं या दिहाड़ी मजदूर हैं, डेली वेजेज पर काम करने वाले लोग हैं, तो उनमें रोजगार अनिश्चित होता है, अनियमित होता है। ना ही काम की कोई फिक्स अवधि होती है, कोई निश्चित नियम कानून नहीं होते हैं। उनमें वेतन भी कम होता है और वेतन को उचित टाइम पर मिलना भी फिक्स नहीं होता। जिस दिन काम करेंगे उस दिन की वेजेज मिल जाती हैं। इसमें श्रमिकों का शोषण भी होता है क्योंकि कोई नियम कानून इसमें फिक्स नहीं है, और ना ही इसमें किसी प्रकार के अवकाश का प्रावधान होता है। तो ये था संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर। तो आप इसी प्रकार की और जो वीडियो लेक्चर हैं वो मेरे चैनल अभिमन्यु सर ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस टिप्स इस पर देख सकते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, कोई आपका क्वेश्चन है उसको कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। आपको टेक्स्ट या PDF फाइल में डाटा चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग abhimanyu.blogspot.com पर विजिट कर सकते हैं। और हमेशा पेड़ पौधे लगाएं, पानी बचाएं, सेव वाटर, सेव एनवायरनमेंट। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट ऐसे टाइप क्वेश्चन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।